ठंडियां चालू होते ही मैं समझ चुका था कि फ्री के खाने की व्यवस्था कन्फर्म है। एक बैग में कपड़े और दूसरे में दहेज लेके अपने एक साथी की शादी के लिए बनारस की तरफ निकल चुका था। बनारस बुलाने के लिए हमारे साथी ने हमारे लिए वंदे भारत नामक ट्रेन की व्यवस्था कर रखी थी। एक ही कॉलेज से पढ़ के निकलने वाला लड़का इतना ज़्यादा पैसा कैसे कमा रहा है, ये सोच के दिल को ठेस पहुंची। आगे की वीडियो में हमारे साथी की शादी और बनारस की कुछ झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए। 10-5 घसीटे खाने के बाद मैं और मेरा साथी खिड़की की सीट लेने में कामयाब हो गया। पलक झपकते ही हमारी ट्रेन बनारस के लिए टेक ऑफ कर चुकी थी। चलती ट्रेन में अखबार पढ़ के अमीर दिखने की कोशिश नाकाम रही। तूफान की तरह बनारस की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे थे और वहाँ हमारा साथी इस बात से अनभिज्ञ था। पहली फ्री की व्यवस्था देख के हम दोनों को खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे साथी ने बताया कि खुशी ऑलरेडी बनारस पहुंच चुकी है, फिलहाल हमारा ठिकाना नहीं है। इन लोगों ने दही के साथ हर्बल चीनी अलग से दी थी, जिसे खा के रास्ते का पता ही न चला। पलक झपकते ही हमारी ट्रेन बनारस में लैंड कर चुकी थी और दही खा के हमारी खोपड़ी अभी भी आसमान में थी। स्टेशन से ही काशी विश्वनाथ टेम्पल साफ दिख रहा था, जिसे देखते ही बेताब होकर तुरंत वहां से निकलने का फैसला लिया। बाहर पहुंचते ही समझ चुका था कि मेरे साथ मजाक हो चुका है। अपमान का घूंट पी के साथी के घर की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हम लंका नामक जगह पे पहुंच चुके थे। दुनिया की तरक्की देख के मैं हैरान हो गया कि जहां भगवान श्री राम ने जाने के लिए महीनों पुल बनाया था, वहां वंदे भारत डायरेक्ट जाती है। थोड़ी ही देर में 2 मुस्तंडे आए जो लोगों को स्टेशन से होटल तक ढोने का काम करते थे और हम लोगों को ले जाके होटल में डिलीवर कर दिया। थोड़ी ही देर में अपने साथी के साथ उसके घर की ओर रुख किया और देखा कि कैसे पुरुषों को स्त्री में तब्दील करने का काम जोरों से चल रहा था, जिसमें कि आगे वाले को 100% और पीछे वाले को 30% तब्दील किया जा चुका था। लेकिन मेरा दिल ये जानता था अंदर से कि यह पुरुष ही है। लेकिन इस सहेली की कमर की लचक ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया और यह कन्फर्म हो गया कि बाकी की शादियों में इसे सस्ते में बुक किया जा सकता है। अगले दिन सुबह ही अपने साथियों के साथ बनारस की गलियों में गेड़ी मारने का प्लान बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर की व्यवस्था देख के हैरान हो गया कि यहाँ पे लड़के एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग करते थे। दिमाग में आया कि टॉयलेट जाने के लिए गरीब रथ के नीचे क्या ही ऑप्शन होगा। काफी देर घूमने के बाद शरीर में फ्यूल कम पड़ गया था और निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर। और आगे जाके देखा तो यहाँ पे होटल नाम का भी एक मंदिर था। बनारस की ऐसी ही अनोखी चीजें आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और पलक झपकते ही 80 नंबर घाट पे हम लोग पहुंच चुके थे। अभी 79 घाटों में जाना और बाकी था। ये बोर्ड देख के पता चला कि आगे बहुत सारा पानी है। देखा तो था, पानी में इतनी नाव देख के मुझे भी नौका विहार करने की लालसा जागी। नाव में बैठने के बाद मैंने सोचा कि ड्राइवर के पास जाके बोलूं कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट मारोगे भैया। ड्राइवर ने बोला कि तुम ऐसा करो, इधर कूद जाओ, इस अपमान का बदला मैं बाद में जमीन में उतर के लूंगा। ऐसा कह के मैं जाके अपने साथियों के साथ बैठ गया और नदी और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने लगा। गंगा के किनारे में पहुंचते ही हमने एक चमत्कारी मछला देखा जो डुबकी मार के अंदर से पैसे निकाल के ले आ रहा था। तभी बगल में गंगा नहाते हुए मेरे एक साथी की नज़र उसी मछले पे पड़ी, जिसकी शक्ल में लालच और बेईमानी साफ झलक रही थी। मैंने तुरंत इस मछले की कुछ तस्वीरें निकाली और निर्मला आंटी को मेल करके आगे बढ़ चला। आगे चलते हुए दोस्तों आइए आपको बनारस के गलियों के दर्शन कराते हैं। एक दुकान पे पहुंच के हमने बोला बनारस, उसने लस्सी बना दिया। तब मेरे दिमाग में आया कि इस शहर का नाम बनारस नहीं बना लस्सी होना चाहिए। तो ये पहली बार शादी करके कैसा लग रहा है भैया?
पहली बार शादी करी? डर रहे हो कि थोड़ा एक्साइटमेंट है? हम तो डर लग रहा है तुम बोलोगे क्या। हमें शादी से कम डर लग रहा है भाई। तुम्हारी बातों से ज्यादा डर लग रहा है। एडिट करके निकल के क्या कर देगा तू। अपने साथी के घर पहुंच के वहां पे खाने की व्यवस्था पे टारगेट करने लगा। तभी वहां पे रखे कुछ भगोनों पे मेरी नज़र पड़ी। प्लान बनाने से पहले ही वहां से कुछ लोगों को आते हुए देखा। ये पूरा ये है हमारा मेन 700 करोड़ का मालिक चूल्हा। अगर देखा जाए 700 करोड़ का मालिक। और ये जितनी सरकारी जमीन थी और पिछले ही साल इन लोगों ने मिलकर सब हड़प ली है। ये पूरी सरकारी जमीन है, इनके हड़पी हुए है। इनके यहाँ पे थोड़ा सा तैयार होने का समय आ चुका था क्योंकि बाहर घोड़ा भी आ चुका था। इनमें से कुछ लोग पहले ही अंगूरी शरबत लगा चुके थे कि घर पहुंच के देखा तो सहेली को प्यार से सजाया जा रहा था। जिंदगी भर हमारी टोपी मांग के पहनने वाला आज न जाने किसकी पगड़ी मांग के लाया था। बारात की व्यवस्था देख के मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि हम बारात जा रहे थे कि बीजेपी की रैली में। सजने के बाद मैंने अपने साथी को पास से देखा तो वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। सॉरी। काफी देर से खड़े घोड़े को यह पता भी न था कि उसका आराम का समय खत्म होने वाला है। ऐसा बकासुर अपनी पीठ पे उन्हें जिंदगी में न चढ़ाया होगा। इसकी हंसी देख के यह साफ झलक रहा था कि इसको यह मालूम हो चुका है कि आज ब्याह होना तय है। कैंसिल की कोई गुंजाइश नहीं। नीरज चोपड़ा पदक जीतने के बाद भी इतना खुश न था जितना यह आज घोड़े पे चढ़ के खुश हो रहा था। यहाँ से नजर हटते ही दूसरी तरफ देखा तो हमारे साथी भी परकटे मुर्गे की तरफ फड़फड़ाने लगे थे। होटल से चुराया हुआ सैनिटाइजर सूंघ के मेरे भी खोपड़ी की झोपड़ी खिल उठी। नाचते हुए मेरा मन तो इधर था लेकिन मेरी नज़र पूरी टारगेट पे थी और टारगेट इतना पास आ गया था कि मेरी खुशी छलक के बाहर आ गई थी। उसी समय मेरी नज़र मनाली ट्रिप वाले गिरोह पे पड़ी जो सही समय पे माल फूंक के पहुंच चुका था। फ्यूल कम होते ही अंगूरी शरबत की तलाश में सभी पीछे चले गए। फाइनली हम टारगेट के अंदर थे और व्यवस्था हमारे हाथों में थी। अंदर जाके यह राज की बात मालूम पड़ी कि बनारस के लोग चम्मच से चाय पीते थे और गुलाब की जगह दूसरों को पान देते थे। अंदर जाके देखा तो माला शो की व्यवस्था अलग की गई थी। तभी मेरे दूल्हे साथी की नज़र मेरे पे पड़ी और मुझसे बोला कि तुमको कौन बुलाया। तभी मेरे एक साथी को मैंने दूल्हे की चैन मारते हुए पकड़ा। जल्दी जल्दी में अंदर टेंट न लग पाने के कारण कुछ लोग दुल्हन के ऊपर तंबू पकड़ के चल रहे थे। पुरानी आदत के कारण मेरा साथी ये भूल चुका था कि वो दूल्हा है और दुल्हन से एंट्री के पैसे मांगने लगा। जब से 3 पत्ती खेलना शुरू किया तब से ही मुझे पान बहुत पसंद है। पान की 2-3 चुस्की मारी और जाके डीजे में बवाल काट दिया। उसी बीच में मैंने मनाली ट्रिप वाले सरदार को देखा जो अपना गम भुलाने यहाँ पे लौंडों के बीच में आया था। उसी बीच मेरी नज़र दूसरी साइड गई जहाँ पे मेरे साथी दूल्हे ने यहाँ पे लचीली कमर वाले मर्दों की व्यवस्था कर रखी थी। अगले दिन अपने साथियों के साथ गंगा के किनारे बैठ के अघोरी बनने के तरीके डिस्कस कर रहे थे। तभी मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी जहाँ ग्लेन मैक्सवेल बैठ के बीड़ी फूंक रहा था। अब थोड़ी देर दोस्तों आपको घाटों के दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो के साथ बने रहिए। ये है यहाँ का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट जहाँ से लोगों की फाइनल टिकट कटती है।
और इसके बाद हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंच चुके थे। अंदर फ़ोन ले जाने नहीं दिया, इसीलिए जूते और फ़ोन बाहर ही जमा करके अंदर दर्शन करके वापस आएंगे। अस्सी घाट में शाम को गंगा की आरती का समय हो रहा था, तो हम लोग फौरन वहां पे पहुंचे और गंगा की आरती का आनंद लिया। उसके बाद मैंने देखा कि बनारस के लोगों ने पानी पे ही होटल बना रखा था, जिसमें सैर करने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। ये इतना बड़ा जो भी आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार की नाव है, जिसमें इन्होंने 2 फ्लोर बना रखे हैं और इससे ये घाटों की सैर कराते हैं। आगे आने वाले दृश्य में आपको शाम के घाट देखने का मौका मिलेगा। से 11 एक घंटा से सुबह 4 से 5, शाम को 4 से 5 हर भोले नमः शिवाय। अस्सी नदी, उसी नदी के नाम से इस घाट का नाम अस्सी घाट है। और देखिए पीछे ही देख रहे हैं, ये गंगा में घाट है। इसी के बगल से देखिए सीढ़ी जा रही है, सीढ़ी जा रही है। ऊपर जाने के बाद आप तो आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनकी जन्मस्थली मिल जाएगी। वो पेशवा ना बाजीराव। तो यहाँ पे हमारी टीम ने बनारस के घाटों का आनंद लिया और फाइनली यहाँ से हम व्लॉग ख़त्म करते हैं। और बनारस से निकलते हुए फाइनली एक रसीला पान खाने को मिला, जिससे ये यात्रा यहीं पे कंप्लीट होती है।